हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं परामर्श के प्रकार की। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि परामर्श क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती हैं और भी बहुत कुछ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है या फिर और जो भी वीडियो मैंने बनाई है उनको नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे परामर्श के प्रकार क्या होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे परामर्श को भी हम समझ लेते हैं एक लाइन में, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बाद में जाके जिन लोगों ने नहीं देखी है वो बाद में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो परामर्श का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति की किसी ना किसी प्रकार की समस्या होती ही है, ठीक है। तो हम ये एक तरीके से एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो समस्याओं का समाधान करने के लिए वो जो सहायता दी जाती है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, परामर्श कह रहे हैं, ठीक है। समस्या के समाधान के लिए दी गई सहायता या सुझाव ही क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया है वो व्यक्तिगत है। ये मतलब दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन है। यहाँ पे सामूहिक रूप से कोई काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे व्यक्तिगत क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी, सुझाव दिए जाएंगे दो लोगों के बीच में। तो बेसिक क्या निकल के आया कि अगर हम घटक देखें परामर्श के तो क्या घटक निकल के आए। एक तो परामर्श दाता होगा, दूसरा परामर्श ग्राही होगा और तीसरी क्या होगी, समस्या होगी। यानी बिना इन तीनों के परामर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। परामर्श दाता का भी जो परामर्श देगा, परामर्श ग्राही का भी जो परामर्श लेगा, उसके बाद समस्या का। यानी हमने देखा था कि अगर समस्या नहीं है तो परामर्श नहीं है। किसी भी समस्या को लेकर जब हम किसी व्यक्ति से क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। तो तीन चीजों का होना कंपलसरी होता है। वैसे तो परामर्श के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं, ना जाने कितने क्षेत्र हैं, और उन क्षेत्रों के आधार पर ही हम परामर्श को नाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसका आधार देखें, स्वरूप देखें, तो उसके बेसिस पे हमने इसको तीन भागों में विभाजित किया है, जिसमें से एक भाग सबसे पहला आता है निर्देशात्मक। उसके बाद हमारा आता है अनिर्देशात्मक। और उसके बाद हमारा आता है सर्वग्राही, ठीक। ये क्या है, मूल प्रकार हैं किसके, परामर्श के। अब देखिए कहीं कहीं पे आपको निर्देशात्मक जब जो है वो कहां क्या लिखा दिखाई देगा, निर्देशीय। कई लोगों को कंफ्यूजन होगी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको निर्देशीय कहते हैं, इसको अनिर्देशीय भी कहते हैं, और इसको समन्वित भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो निर्देशात्मक जो परामर्श है उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारा प्रार्थी होगा, प्रार्थी का मतलब जो लेने जाएगा परामर्श, ठीक है। यानी इसमें दो लोग होंगे, एक तो हमने देखा परामर्श दाता होगा और दूसरा परामर्श ग्राही होगा, ठीक। दो होंगे इसमें। क्यों भाई, पहला हम प्रकार देख रहे हैं निर्देशात्मक परामर्श, जिसको हमने निर्देशीय परामर्श भी कहा है। दो लोग होंगे प्रक्रिया में, एक तो परामर्श दाता जिसके द्वारा परामर्श दिया जाएगा, एक तो परामर्श ग्राही जिसके द्वारा परामर्श लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंतर यह है कि परामर्श दाता इसमें क्या होगा, ज्यादा स्वतंत्र होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। इसीलिए इसे हम परामर्श केंद्रित भी कहते हैं, परामर्श दाता केंद्रित भी इसको हम कहते हैं। परामर्श दाता केंद्रित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो काम होगा, ज्यादातर जो प्रक्रिया होगी, ज्यादातर जो बात करेगा वो कौन होगा, परामर्श दाता होगा, जो परामर्श दे रहा होगा। यहाँ पे जो परामर्श ग्राही है, जो परामर्श ले रहा है, उसका स्थान क्या है, गौण है। उसको ज्यादा बोलने का या अपनी बातों को समझाने का, अपनी समस्या को रखने का
मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या है, परामर्शग्राही स्वतंत्र नहीं है, परामर्शदाता को ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो सुने, लेकिन जो समस्या है केवल उसको सुन लेने के बाद में सारे परिणाम, सारी समस्या का हल कैसे निकलेगा वो बताना किसका काम होता है, परामर्शदाता का काम होता है। यहाँ पे परामर्शग्राही के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, वो सिर्फ समस्या को बताता है और सारा व्याख्यान कौन करता है, परामर्शदाता करता है। इसीलिए इसे हम परामर्शदाता केंद्रित भी परामर्श कह रहे हैं। यहाँ पे अनिर्देशात्मक क्या होता है, अनिर्देशात्मक कहें या अनिर्देशीय कहें, इसमें भी दो लोग हैं भाई। हर प्रक्रिया में, परामर्श की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें एक परामर्शदाता होता है और एक परामर्शग्राही है। ठीक, इसमें क्या था, इसमें परामर्शदाता ज्यादा स्वतंत्र था, वो अपनी बातों को कहने सुनने के लिए पूरी तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन अनिर्देशात्मक में अगर हम बात करें तो इसमें जो परामर्शग्राही है वो ज्यादा स्वतंत्र है, वो अपनी बातों को, अपनी रुचियों को, जो भी उसकी समस्याएं हैं वो बेहतर ढंग से परामर्शदाता के सामने रख सकता है। इसीलिए इस वाली प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, परामर्शग्राही केंद्रित। ठीक, इसको क्या कह रहे हैं, परामर्शग्राही केंद्रित प्रक्रिया भी कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें परामर्श जो ग्राही है, जो लेने वाला है परामर्श को, वो ज्यादा स्वतंत्र है। यहाँ पे परामर्शदाता उदासीन है, एक तरीके से वो स्वतंत्र नहीं है यहाँ पे केवल, लेकिन ये उपयोगी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिसकी समस्या है उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है, तो इसीलिए एक तरीके से ये वाला जो है वो बेनिफिशियल भी हो जाता है। इसको इतना बेनिफिशियल नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परामर्शदाता का ही काम ज्यादातर हो रहा है और ये जो परामर्शग्राही है जिसके पास समस्या है उसको अपना व्यू रखने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो बेसिकली अगर हम निर्देशात्मक परामर्श भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ निर्देशात्मक जो परामर्श है उससे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जिसकी समस्या है उसको अपना पक्ष रखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे परामर्शदाता उदासीन रहता है, कुछ कुछ बातों में हाँ, नहीं, ठीक है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, किसमें, अनुदेशात्मक अनिर्देशात्मक परामर्श में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए तीसरा हमारा टाइप आता है तो सर्वग्राही यानी समन्वित परामर्श का। इसमें क्या है, देखिए ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन है, यानी मिश्रित रूप है क्या, सर्वग्राही। यहां ना केवल परामर्शदाता, यहां परामर्शदाता या परामर्शग्राही दोनों का ही रोल नहीं है। मतलब दोनों का रोल का मतलब यह है कि किसी को यहाँ पे ज्यादा फोकस में नहीं रखा जा रहा है, दोनों की परस्पर क्रिया है, दोनों एक साथ भाग ले रहे हैं इस क्रिया में। जो ग्राही है वो अपना पक्ष रखेगा, जो दाता है वो अपना पक्ष रखेगा, मतलब देने वाला और लेने वाला दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, सर्वग्राही यानी समन्वित परामर्श में। और क्या होगा, किसी भी समस्या के समाधान के लिए क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, जिससे कि किसी भी परिणाम पे पहुंचा जा सकता है। और ये वाली जो प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा लाभप्रद है, सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को, चाहे वो देने वाला हो परामर्श, चाहे वो लेने वाला हो परामर्श, दोनों को ही क्या है, पूरा मौका मिल रहा है। किस बात के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने का, एक दूसरे को समझाने का और समझने का। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग जो होते हैं वो यही वाले हैं। अन्य भी कई सारे होते हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे और इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, और हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी सीमाओं को, इनके लाभ को, बहुत सारी चीजों को जानते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रकारों को डीप में। ठीक है, मतलब पूरा उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में उसको देखते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा कि जो परामर्श हैं वो 3 तरीके के होते हैं, निर्देशीय, अनिर्देशीय और सर्वग्राही। तो निर्देशीय के बारे में किसने बताया, विलियमसन ने बताया। तो उनको अभी हम अच्छे से समझेंगे। प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक थे मिनेसोटा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम क्या था, E.G. विलियमसन। क्या नाम था, E.G. विलियमसन। तो इन्होंने क्या किया,
इस जो परामर्श था उसको जन्म दिया, उसके प्रवर्तक रहे हैं, है ना, उसको किस तरीके से निर्देशात्मक परामर्श दिया जाए, इसके बारे में इन्होंने कई सारी ब्रीफ स्टडी की और कई सारी चीजें बताई। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि ये जो निर्देशात्मक परामर्श होता है वो कैसा होता है, वो परामर्श दाता केंद्रित होता है, यानी जैसे हम बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ते हैं वहां पे बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, परामर्श दाता को, जो दे रहा है परामर्श, उसको सेंटर में रखा गया है, उसकी बातों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो परामर्शग्राही है उसका स्थान कैसा है, गौण है। वहीं अगर हम बात करें तो समस्या समाधान के लिए पूर्ण मार्गदर्शन कौन देगा, परामर्शदाता देगा, निर्देशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ज्यादातर कौन काम कर रहा है, परामर्शदाता कर रहा है, यानी पूरी तरीके से अधीन है कौन, परामर्शग्राही अधीन है किसके ऊपर, परामर्शदाता के ऊपर। यहाँ पे परामर्शग्राही का काम सिर्फ इतना है कि वो जाके अपनी समस्या को बता दे, उसके बाद उसका कोई काम नहीं रह जाता। सारा व्याख्यान कौन करेगा, तो सारा व्याख्यान परामर्शदाता के द्वारा किया जाएगा, किसी भी समस्या का हल परामर्शदाता के द्वारा बताया जाएगा। हालांकि ये डायरेक्टली क्या होता है, डिस्कशन होता है, प्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला क्या है, परामर्श है, ये इफेक्टिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या दी जाती है। कह तो रहे हैं कि एक बार जो परामर्शग्राही है उसकी जो समस्या है उसको बता दिया जाएगा, उसके बाद में जो परामर्शदाता है वो डिस्कशन करना शुरू करेगा, फिर बीच में जो है वो परामर्शग्राही बोल नहीं सकता है, वो किसी भी बात को लेकर कुछ भी मतलब पूछ नहीं सकता है कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा है तो क्यों है, तो वो सिर्फ एक बार बताएगा और बाकी सारा एक्सप्लेनेशन परामर्शदाता द्वारा दिया जाएगा। आई होप इतनी चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी। अब विशेषता की बात करें तो विशेषता में भी वही लिखा जाता है जो हम समझ लेते हैं। निर्देशात्मक जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो इसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है भाई, परामर्शदाता निभाता है। तो हम लिखेंगे कि निर्देशात्मक की प्रक्रिया में जो मुख्य केंद्र में कौन रहता है, तो परामर्शदाता रहता है, ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रार्थी को निर्देश देगा, सलाह प्रदान करेगा और उसकी समस्या का समाधान देने में भी जो परामर्शदाता है वो सहायता करता है। क्या ये नहीं लिख पाएंगे? फिर देखिए यहाँ पे केंद्र में, देखिए यहाँ अब ये मत कहिएगा कि आप तो कहनी थी कि परामर्शदाता केंद्र में रहता है, हाँ वो रहता है, लेकिन बेसिक जो उसका आधार है वो क्या है, वो समस्या है। तो केंद्र में क्या रहेगी, यहाँ पे कोई व्यक्ति सेंटर में नहीं रहता है। अगर दो व्यक्ति डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां का आधार क्या है, वहां का आधार है समस्या। तो यहाँ पे केंद्र में कोई व्यक्ति ना होके कोई समस्या होती है। ठीक है, किसी भी समस्या को ज्यादा सेंटर में रखा जाएगा। हालांकि इन दोनों में अगर हम पूछें तो हम परामर्शदाता को सेंटर में रखेंगे, लेकिन अगर हम पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम पूरी परामर्श की बात करें कि पूरे परामर्श में क्या आधार रहता है, तो समस्या सबसे पहले आएगी, समस्या सबसे पहले आएगी, तब जाके हमारा क्या होगा, परामर्श की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाती है। ठीक, और उसमें भी जब समस्या होगी तो मेन रोल कौन निभाएगा, परामर्शदाता निभाएगा। परामर्शदाता अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और जो परामर्शग्राही है ना, जो परामर्शग्राही है वो सिर्फ कुछ बातें कहने के लिए ही स्वतंत्र होता है। इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और साथ में हम बात करें तो परामर्श जो प्रार्थी है, जो परामर्श लेने वाला है, वो किसके अधीन है, वो परामर्शदाता के अधीन है। साथ में वो साथ साथ काम नहीं करेगा, जैसे कि हम सर्वग्राही में अभी ये देखेंगे कि पूरा पार्टिसिपेशन उसका भी होता है जितना कि परामर्शदाता का होता है और उतना ही परामर्शग्राही का होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, परामर्श प्रार्थी जो है पूरी तरीके से अधीन है, सिर्फ एक बार अपनी बात को रख देगा, फिर सारा एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा दिया जा रहा है, परामर्शदाता द्वारा। तो यहाँ पे वो साथ साथ काम नहीं करता है बल्कि परामर्शदाता के अधीन रहता है। तो एक विशेषता इसकी ये भी हो गई। यहाँ पे भी मैंने बताया, तो इस तरीके की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही लिखेंगे आप कि इस तरीके की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से यूज की जाती है या डायरेक्टली यूज की जाती हैं। वो इफेक्टिव होती है यानी प्रभावी होती है, और साथ में व्याख्यात्मक होती हैं जो कि परामर्शदाता द्वारा प्रार्थी को सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती हैं। इतनी चीजें समझ आई आपको। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा निर्देशात्मक जो परामर्श है उसकी सीमाएं क्या है और उसके लाभ क्या है। चलिए फटाफट से अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा निर्देशात्मक परामर्श है उसकी सीमाएं क्या हैं और उसके कुछ लाभ क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम सीमा की बात करें तो इसमें जो परामर्श लेने वाला होता है वो अधिक निर्भर होता है। ठीक, अधिक निर्भर किस पे होगा, परामर्शदाता पे, जिसके द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है,
कुसमायोजन की नई समस्या के समाधान के आयोग होता है। देखिए, अगर पूरी तरीके से किसी से आप परामर्श ले रहे हैं और अगर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, वो ये जो परामर्श है वो करंट सिचुएशन की बात करता है कि आपके पास कोई समस्या है, आप किसी के पास गए, उसने केवल आपकी उसी समस्या को सुना और उस समस्या का समाधान किस तरीके से करना है ये बता दिया, और कैसे आगे सिचुएशन को फेस करना है ये नहीं बताया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, ये लाइफ है, कदम कदम पे आपको कई सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन की बात हो रही है कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। जो परामर्शदाता होगा वो आपको जो तुरंत आपकी समस्या होगी उसको मतलब उसको कैसे सॉल्व करना है, उसका कैसे समाधान निकालना है वो तो बता देगा, लेकिन आगे जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी उनको कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से प्रार्थी किस पे डिपेंडेंट है, परामर्शदाता पे, यानी अधिक निर्भरता है किसकी, प्रार्थी की, और वो कुसमायोजन की नई समस्याओं के समाधान के आयोग हो जाता है कि जिससे आगे कभी उसके अंदर कुसमायोजन की भावना होती है या मल एडजस्ट होता है वो, तो अपनी समस्या को सुलझा नहीं पाता। तो इस बेसिस पे जो रोजर्स हैं, यानी जो कार्ल रोजर्स हैं, और एक और मनोवैज्ञानिक हैं वेलन, तो वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी परामर्शदाता है तो उसको इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति की धारणा क्या है, वो क्या सोच रहा है, ना कि केवल उसकी प्रारंभिक जो समस्याएं हैं उसको ध्यान देकर बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए, है ना। तो रोजर्स क्या कहते हैं और वेलन क्या कह रहे हैं कि परामर्शदाता को क्या सुनना चाहिए, केवल शुरुआत की जो समस्याएं हैं उनको ही सुन के परामर्श नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या सोच रहा है प्रार्थी ये भी समझना चाहिए, उसकी क्या धारणा है, उसके क्या संवेगात्मक क्या समस्याएं हैं, वो सब कुछ सुनना चाहिए ताकि वो आगे के लिए भी रेडी हो सके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो अधिक निर्भर है, तो इस वजह से वो अपने आगे आने वाली समस्याओं को सुलझा नहीं पाता है। तो ये क्या है, इसकी सीमा है। साथ में अगर हम बात करें तो है प्रार्थी परामर्शदाता से कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है, कभी भी सेंटर में प्रार्थी को नहीं रखा जाता है इस प्रकार के परामर्श में, इसीलिए ये एक उत्तम और इफेक्टिव परामर्श नहीं कहा जाएगा। क्यों? देखिए, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि जब यहाँ पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे व्याख्यात्मक तरीके से किसी भी समस्या पे मतलब पूरा व्याख्या दी जा रही है परामर्शदाता द्वारा, तो एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति होता है, ये तीसरे पॉइंट को हम समझ रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति होता है, जब वो खुद से एक्सपीरियंस लेता है, खुद से डिस्कशन करता है, खुद से एटीट्यूड एप्टीट्यूड उसका डेवलप होता है, तब जाके ना वो निर्णय कर पाएगा। हालांकि आप बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, हम जैसे शिक्षा में भी हम देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में लर्निंग बाय डूइंग, है ना। तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ये है कि हम करके सीख रहे हैं, वहां पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, आप खुद से खुद के कुछ पक्ष रख ही नहीं पा रहे हैं। तो जब व्यक्ति खुद का मतलब एक व्यू सेट कर पाता है, खुद अनुभव ले पाता है उस चीज का, तब जाके व्यक्ति का डेवलपमेंट अच्छा होता है। लेकिन वहां पे डिस्कशन का कोई सवाल ही नहीं है। जो सुकरात है वो भी ये कहते हैं कि जब प्रश्न हम ज्यादा करेंगे तो हमें आएगा भी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ परामर्शदाता द्वारा व्याख्या दी जा रही है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे व्यक्ति का जो एक तरीके से परामर्श है वो सही ढंग से भी नहीं दिया जा सकता। मतलब हो सकता है कि जो परामर्श दिया जा रहा है वो गलत है, क्योंकि जो परामर्श ग्राही है उसके पक्ष को पूरा सुना ही नहीं जा रहा। ठीक, अगर हम बात करें तो परामर्श प्रार्थी को भविष्य की गलतियों को करने से बचाने में असमर्थ रहता है। यानी जो परामर्शदाता है वो जिस तरीके का परामर्श दे रहा है, उससे जो परामर्श प्रार्थी है, यानी जो परामर्श लेने वाला है, वो जब कभी भविष्य में इन द फ्यूचर अगर कभी भी वो क्या करता है, गलतियां करता है, तो वो उससे नहीं बच पाता है, उसे मतलब एंजाइटी होती है या उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो परामर्शदाता है वो सिर्फ उसी समय की समस्याओं को सुन रहा है, उसी समय की समस्याओं को सुधारने का या सॉल्व करने का समाधान तो बता दे रहा है, लेकिन आगे जो समस्या आएंगी उनको कैसे फेस करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये नहीं बता रहा। साथ में हम बात करें तो अगर पूरी जानकारी नहीं ली जाती है तो गलत परामर्श भी संभव है। एक पक्ष को समझ रहे हैं, एक समस्या को समझ रहे हैं, एक समस्या का निदान कर रहे हैं, वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या धारणा है, वो किस वे में कह रहा है ना, मतलब ये सारी चीजें नहीं अगर पता कर पा रहा है परामर्शदाता, तो हो सकता है कि जो व्यक्ति परामर्श लेने आया है वो गलत परामर्श ले ले। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब इसके लाभ क्या है,
तो लाभ इसका ये सबसे पहला होता है कि समय की दृष्टि से लाभकारी है। यहाँ पे समय की दृष्टि से लाभकारी क्यों है? क्योंकि पूरा व्यू तो सुना ही नहीं जा रहा, यहाँ पे समय बच रहा है। क्यों? क्योंकि एक समस्या है, हम किसी के पास गए, हमने उससे सलाह मांगी कि भाई मेरी ये समस्या है, किस कंडीशन से, किस सिचुएशन में आप क्या सोच रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान परामर्शदाता द्वारा बता दिया जाएगा। और ये बौद्धिकता पे ज्यादा बल देता है, ये मतलब कह सकते हैं आपके इमोशंस पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपकी उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको सलाह दे देगा कोई व्यक्ति जो अनुभवी होगा, जो प्रशिक्षित होगा, इस तरीके से। ठीक है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपसे ज्यादा मतलब अनुभवी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समय की दृष्टि से लाभकारी है, तो उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया जाएगा, तो इसीलिए ये लाभकारी है। दूसरा अगर हम बात करें तो समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है, व्यक्ति पर कम दिया जाता है कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उसको इतना ज्यादा मतलब नहीं दिया जाता है, आगे नहीं रखा जाता है सेंटर में, बल्कि ये देखा जाता है कि व्यक्ति की क्या समस्या है, उसकी समस्या को सुना और उसका समाधान किस तरीके से करना है ये बताया। तो इसीलिए यहाँ पे व्यक्ति को कम ध्यान दिया जाता है और समस्या को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। परामर्शदाता प्रार्थी को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, इसकी एक ये लाभ है। साथ में अगर हम बात करें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के किस पक्ष को देखा जाता है, तो संवेगात्मक पक्ष को ना देख के बौद्धिक पक्ष को ज्यादा देखा जाता है। फिर अगर हम बात करें तो परामर्शदाता प्रार्थी की सहायता कर्ता पे जो परामर्शदाता है वो शीघ्र ही उपस्थित हो जाता है परामर्श प्रार्थी की समस्या को हल करने के लिए, जिससे कि जो परामर्श प्रार्थी है, जो परामर्श लेने वाला है, वो संतुष्ट हो जाता है, वो खुश हो जाता है। ये क्या है, इसका लाभ है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो पहला वाला जो पॉइंट हमने पढ़ा है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है। कुछ नहीं समझ में आए तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि ये जो शब्द हैं परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी, इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन परामर्शदाता में हो सकता है, चलिए मैं ये भी बोल दूं, लेकिन ये ज्यादा अच्छे वर्ड है, क्योंकि अगर आप बार बार सुनेंगे तो जब आप लिखेंगे तब भी आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, है ना, एक फॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी। परामर्शदाता परामर्श देने वाला, परामर्श प्रार्थी परामर्श लेने वाला, इतनी चीजें समझ आई होंगी। तो अब हम इसके दूसरे प्रकार को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अनिर्देशीय परामर्श। तो चलिए फटाफट से हम लोग इसको भी देखते हैं। अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है? तो अनिर्देशात्मक परामर्श हम समझ ही चुके थे, जिसमें कौन केंद्र में रहेगा, प्रार्थी केंद्र में रहेगा, जो परामर्श लेने जाएगा वो केंद्र में रहेगा, और जो परामर्शदाता है वो उदासीन रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके प्रतिपादक कौन थे, तो कॉल आर रोजर्स थे। ठीक है, तो कॉल रोजर्स ने सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया, किसका, अनिर्देशीय परामर्श का। तो हम समझ ही चुके हैं कि ये परामर्श यानी प्रार्थी केंद्रित है, जो परामर्श लेने जाता है कोई व्यक्ति वो उसको केंद्र में रखा जाता है, और ये परामर्श जो प्रार्थी होता है, जो परामर्श लेने जा रहा है, वो ज्यादा सक्रिय होगा, पूर्ण स्वतंत्रता होगी किसी भी बात को कहने की, अपने पक्ष को रखने की। ज्यादातर कौन बात करेगा इसमें, ज्यादातर कौन बोलेगा, तो परामर्श प्रार्थी बोलेगा, यानी परामर्श लेने वाला बोलेगा। और साथ में उदासीन कौन रहेगा, तो उदासीन रहता है इसमें परामर्शदाता यानी परामर्श देने वाला। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो निष्क्रिय रहेगा परामर्शदाता, वो इसी परामर्श में रहता है। ठीक है, ज्यादातर जो समस्याओं का समाधान है वो व्यक्ति खुद से करेगा, यहाँ पे व्यक्ति को कोई रोक टोक नहीं होगी, वो पूर्ण तरीके से खुद को स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है। देखिए, एक व्यक्ति के पास समय नहीं होता है सोचने का, किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने का, फिर वो अटकता है, तो वहां पे उसे सहायता की जरूरत होती है। बस वही वाली चीज कौन कर रहा है, परामर्शदाता कर रहा है। वो परामर्शदाता के पास बैठा जरूर है पर खुद से समस्याओं का समाधान कर रहा है। यहाँ पे व्यक्ति खुद से समस्या को खोजेगा, खुद से क्या प्रॉब्लम है उसे वो खुद सोचेगा, है ना, वो फिर उसके बाद उसके ऊपर प्लानिंग करेगा, फिर खुद से ही उस चीज को समझेगा, सोचेगा, उसका अनुकरण करेगा, और फिर बाद में खुद से ही समस्या का समाधान करेगा, उसका यूज करेगा, जो वो सॉल्वेशन निकालेगा, जो भी समस्या का हल निकालेगा वो खुद से ही खुद की समस्याओं का समाधान करेगा। यहाँ पे वो स्वयं से क्रियाएं कर रहा है, खुद से कुछ एक्टिविटी कर रहा है, और जहां पे व्यक्ति खुद से इन्वॉल्व होता है जिन चीजों में, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हाँ, हमें कुछ लोगों की सहायता की जरूरत हो सकती है, जब हमें 4 डायरेक्शन में समझ नहीं आ रहा होता है कि हम किधर जाएं, हम क्या करें, तब जो है हमें परामर्श या सलाह या सुझाव की जरूरत होती है, जहां पे हम
परामर्श लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्ति खुद से हर समस्या का समाधान ढूंढ रहा है और जो परामर्शदाता है सिर्फ क्या कर रहा है, उसमें इस क्षमता का निर्माण कर रहा है कि वो खुद से निर्णय लेना सीख जाए, है ना, खुद से अपनी समस्याओं को हल करना सीख जाए, निर्देशात्मक की तरह नहीं कि सारा खुद से ही बता दिया, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है वो इस तरीके से चलता है कि इसमें कोई ना कोई समस्या आती रहती है, उसको उन समस्याओं को कैसे फेस करना है, उनको कैसे सॉल्व करना है, इस समस्या को डेवलप करना परामर्शदाता का काम होता है। तो यहाँ पे परामर्शदाता क्या करेगा, खुद से निर्णय नहीं लेगा, वो खुद से समस्या का समाधान भी नहीं बताएगा, वो क्या करेगा, सिर्फ सहायता करेगा, ताकि जो परामर्श लेने आया है, जो परामर्श प्रार्थी है, ठीक है, तो वो क्या करे, खुद से समस्या का निराकरण करना, खुद से समस्या का समाधान करना सीख जाए। इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब अगर हम इसकी विशेषताओं को देखें, अगर हम बात करें तो ये प्रार्थी केंद्रित है, यानी जो परामर्श लेने जाता है उसको सेंटर में रखा जाता है। मैंने फिर से कहा कि इन विशेषताओं को मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि आपको सीक्वेंस पता हो कि कॉपी में आपको डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। बाकी आप समझ चुके ही हैं तो आप बना बना के लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि परामर्शदाता सबसे अधिक निष्क्रिय कहाँ होता है, तो आप लिख सकते हैं कि तो आप ये लिख सकते हैं कि अनिर्देशात्मक परामर्श में जो परामर्शदाता है वो सबसे अधिक निष्क्रिय रहता है। अब अगर हम देखें तो यह जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि किसी भी दृष्टिकोण को बताने के लिए स्वतंत्र होता है कौन, परामर्शग्राही, यानी परामर्श जो भी लेने जाता है वो अपने हर पक्ष को रख सकता है, अपने किसी भी दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है और अपने जैसे उसके पास 4 सुझाव हैं, समस्या तो उसके पास है, साथ में उसके पास उस समस्या का समाधान भी है, तो वहां पे वो परामर्शदाता के सामने अपनी समस्या के समाधान भी रखेगा, अपनी समस्या को भी रखेगा और फिर वो पूछेगा कि हम किस तरीके से कहाँ पे क्या कर सकते हैं वो पूरा, और जब परामर्शदाता उसे सलाह देगा, सुझाव देगा, ठीक है, तब वो दोबारा से उस बात पे तर्क वितर्क कर सकता है और अपना पूरा जो हल है, किस तरीके से किस समस्या को हम डील करें, ये सारी चीजें परामर्शदाता से सीख सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम बात करें तो संवेगात्मक रूप से जो व्यक्ति का व्यवहार है उसको डेवलप करना है, ना कि सिर्फ उसके बौद्धिक पक्ष पे बल देना है या करंट सिचुएशन पे बल देना है कि एक समस्या का समाधान किस तरीके से करना है वो बता दिया, बाकी कैसे लाइफ को हैंडल करना है वो नहीं बताया। तो यहाँ पे संवेगात्मक रूप से ध्यान दिया जाता है कि अगर आगे कोई समस्या आ जाती है तो उसको भी हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये कहाँ देखा जाता है, तुम्हारी अनिर्देशात्मक परामर्श में देखा जाता है। यहाँ पे जो परामर्शदाता है उसका मेन मोटिव क्या होगा कि उसका मेन मोटिव होता है कि जो परामर्शग्राही है, जो परामर्श लेने आया है, उसने जो भी संगठित किया है या उसकी जो भी कार्यशीलता है उसमें परिवर्तन लाना, जिस वजह से मतलब उसने जो भी अरेंज किया है अपने माइंड में, जिस वजह से उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो परामर्शदाता द्वारा ये मतलब मोटिव रहेगा, ये उद्देश्य रहेगा परामर्शदाता का कि किस तरीके से परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समाधान करने के लिए वो जो उसने सुसंगठित किया है, जो भी उसने अपनी एक्टिविटीज क्रिएट की हैं जिसकी वजह से उसकी समस्या का हल उसे नहीं मिल पा रहा है, तो उनको चेंज करना, उसका व्यू चेंज करना, है ना, उसको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाना, सकारात्मक सोच विकसित करना ही एक परामर्शदाता का काम होता है, जिससे कि वो प्रत्येक सिचुएशन में, यानी जो परामर्श प्रार्थी है वो प्रत्येक सिचुएशन में क्या कर सके, अपनी समस्या का समाधान कर सके। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यहाँ पे परामर्श प्रार्थी से मतलब है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो निर्देशीय परामर्श के विपरीत विचारधारा है, यानी निर्देशीय परामर्श में क्या हो रहा था, वहां पे जो दाता था, जो परामर्श देने वाला था वो ज्यादा एक्टिव था। यहाँ पे क्या है, जो परामर्श लेने वाला है वो ज्यादा एक्टिव है, वहां पे परामर्शदाता को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी दी जा रही थी, उनकी बातों को सुना जा रहा था, और यहाँ पे परामर्श प्रार्थी यानी जो लेने वाला है उसको ज्यादा सेंटर में रखा जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता पे ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो यानी ये बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में काम कर रही है ये वाला जो परामर्श है। संपूर्ण दायित्व क्या रहता है, व्यक्ति पर ही रहता है। यहाँ परामर्शदाता का ज्यादा काम नहीं है, वो हाँ ठीक है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा और जहां पे उसे लगेगा कि जो व्यक्ति है उसको कहीं पे जरूरत है सिर्फ वहीं पे अपने व्यूज देगा, वरना जो प्रार्थी है वही अपनी पूरी समस्याओं का समाधान खुद से करे। चलिए फटाफट से अब हम देख लेते हैं कि जो अनिर्देशीय हमारा परामर्श है उसकी सीमाएं क्या हैं और उसके लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मनोविश्लेषण की तरह गहरा नहीं है, यानी
जो हमारी साइको एनालिटिकल जो फील्ड है, यानी उसमें क्या होता है, जो मतलब बहुत डीप में अंदर जाके देखा जाता है, व्यक्ति के मन को पढ़ा जाता है कि क्या चल रहा है उसके अनकॉन्शियस माइंड में। हमारी अनकॉन्शियस माइंड क्या है, हमारे विचारों का भंडार है, जहां पे आज तक हमने जो भी चीजें समझी हैं, सीखी हैं, हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, क्योंकि हमारा जो हम पढ़ते हैं फ्राइड, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी हम पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि केवल 10% भाग ही हमारा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, जिसमें हम सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, हमारा 10% ही काम करता है, बल्कि 90% भाग हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, यानी भंडार है विचारों का। यहाँ पे अगर हमें कोई चीज जरूरत होती है तो हम यहाँ से निकाल के ले आते हैं। ऊपर से अगर सारी जो हमारी समस्याएं हैं, सारी जो चीजें हैं, वो हम अचेतन से चेतन में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हम कुछ चीजें ही क्या होते हैं, कुछ विचार ही अपने हम अचेतन से चेतन में लेके आते हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे ब्रेन के भाग हैं, हिस्से हैं। एक तो चेतन मन होता है, या एक चेतन मस्तिष्क कह सकते हैं, या अचेतन मस्तिष्क कह सकते हैं, या अचेतन मन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा सिर्फ 10% भाग ही एक्टिव रहता है जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं। जैसे परीक्षा का लिखना है, हम लगातार क्वेश्चंस को लिखे चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन हम एक्स्ट्रा में जो चीजें कर रहे हैं, जैसे अगर हम सो भी रहे हैं तो हमें सपने आ रहे हैं, तो पता नहीं हमें कहां कहां से सपने आते हैं कि भूत हमारे ऊपर चढ़ गया है, या फिर हम कार पे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी चोटियां। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में से आ रही हैं। मतलब आपको कुछ भी समझ आ रहा है, आप कुछ भी सपना देख रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप कहीं की चीज कहीं पे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सारी ही चीजें स्टोर कहां है, अनकॉन्शियस माइंड में है। तो वो कहीं का कनेक्शन कहीं फिट हो जाता है, फिर वहां से आपको सपने भी आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जब आप क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं आ रही होती हैं, तो वो जो याद नहीं आ रही है वो आपकी यहाँ स्टोर है ना। लेकिन वो आपको परेशानी दे सकती हैं, क्योंकि वो जो कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसी कुंठाएं, जब बचपन में बच्चे को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। वो कहीं कहीं पर हमें चीजें याद आ जाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न करती हैं। लेकिन ये जितना हमारा कॉन्सेप्ट मनोविश्लेषण, जितना मतलब मन का जितना विश्लेषण मनोविश्लेषणवाद करता है, उतना ज्यादा हमारा अनिर्देशीय परामर्श नहीं करता। मतलब करता ये भी उतना है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि हमारी साइको एनालिटिकल जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, वो जो फील्ड है, वो जितना मन का विश्लेषण करती है, उतना विश्लेषण हमारा अनिर्देशात्मक परामर्श नहीं करता, ठीक है। उतना गहरा नहीं है, उतना जानता नहीं है व्यक्ति को जो परामर्श लेने आया है, ठीक है। हालांकि ये भी अचेतन और चेतन मन पे ही काम करता है कि व्यक्ति की सिचुएशन को जान रहा है, उसके मन को पढ़ने की कोशिश की जाती है, किसमें? परामर्शदाता द्वारा परामर्श प्रार्थी के मन को पढ़ने की कोशिश की जाती है कि वो क्या चाहता है, उसकी क्या धारणा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके क्या क्या मतलब वो क्या चाहता है अपनी लाइफ में। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो इसकी एक सीमा, इसकी एक लिमिटेशन ये भी है कि यहाँ पे जो परामर्शदाता का लचीलापन है, जो उसकी उदासीनता है, वो इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये इसकी एक कमी है कि इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए परामर्शदाता को, मतलब वो भी अपना कुछ व्यू रखे। तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है। साथ में अगर हम बात देखें तो परामर्श प्रार्थी केंद्रित है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि ये वाला परामर्श सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, ये हम अगले पे जानते हैं। क्योंकि प्रार्थी के जो निर्णय है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसके बेस पे हम ये जज नहीं कर सकते कि वो सही अपना फैसला लेगा अपनी समस्या को लेके या नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने हिस्से में समझते हैं, अपने मतलब बारे में सोचते हैं, तो हम अपने कंफर्ट जो हमारा जोन होता है, हम उसके ही पक्ष में जाते हैं। मतलब हम निरपक्ष होकर काम नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारी ये समस्या है तो हाँ, ये वाला हिस्सा ठीक रहेगा, क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा होता है, तो आप उसी को चुनेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम परीक्षार्थी के ऊपर मतलब पूरी तरह से आधारित नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमारी कोई समस्या है तो हम सिर्फ उधर वाले ही रास्ते को चुनेंगे जहां पे हमारी समस्या का समाधान आसानी से हो रहा होगा। यहाँ पे परामर्शदाता की बात आती है तो वो निरपक्ष होके भी डिसीजन लेता है, तो दोनों की ही सहमति, दोनों की ही अंतःक्रिया जरूरी है। लेकिन ये इस वाले की लिमिटेशन क्या कह रही है कि हम पूरी तरीके से प्रार्थी के ऊपर, यानी जो परामर्श प्रार्थी है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। साथ में क्या है, सभी समस्याओं को केवल हम बोल के ही सुलझा नहीं सकते हैं।
अब अगर हम इसके लाभ की बात करें, लाभ क्या जाता है, देखिए इसका लाभ सबसे पहले आता है कि जो व्यक्ति है वो समस्या का समाधान करना सीख ही जाएगा। इस सिचुएशन में, मतलब इस सिनेरियो में, इस परामर्श में ये बिल्कुल पक्का है कि जो परामर्श प्रार्थी है वो अपनी समस्या का समाधान करना सीख जाएगा। अगर आगे भी कभी लाइफ में उसकी समस्या आती है, मतलब कोई भी समस्या, किसी भी तरीके की समस्या आती है, तो वो खुद से सॉल्व करने की योग्यता रखता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समस्या समाधान की योग्यता विकसित होना, निश्चित होना। ठीक है, साथ में प्रक्रिया धीमी हो या फिर कुछ भी हो, जैसे ये वाली जो प्रक्रिया है परामर्श की प्रक्रिया, वो धीमी भी चल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परीक्षार्थी खुद से स्वयं की समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है, तो हो सकता है उसे उस समस्या का समाधान देर में मिले, है ना, कोई डिस्कशन बहुत कम हो रहा है, तो अगर प्रक्रिया धीमी भी चल रही है तब भी उसमें इस योग्यता को डेवलप कर दिया जाएगा इस परामर्श में कि वो खुद से खुद की समस्या का समाधान करना सीख जाएगा। अब दूसरा अगर हम लाभ देखें तो देखिए यहाँ पे प्रार्थी केंद्रित है, अन्य गतिविधियों या परीक्षणों से बचा जा सकता है। अगर हम दूसरे लाभ की बात करें तो ये परामर्श प्रार्थी केंद्रित है, यानी जो परामर्श ले रहा है उसको केंद्र में रखा गया है। तो यहाँ पे क्या है, अन्य गतिविधियों और परीक्षणों से बचा जा सकता है, यानी जो परामर्श दाता है उसको फिर कोई अन्य परीक्षण या कोई अन्य एक्टिविटी करवाने की जरूरत नहीं होती है, वो इससे बच सकता है। जो समस्या है वो प्रार्थी के अनकॉन्शियस माइंड में, अभी मैंने कहा कि हालांकि ये उस बेस पे काम करता है कि जो परामर्श लेने वाला है उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, उसको कॉन्शियस माइंड में लेके आना किसका काम होता है, परामर्शदाता का काम होता है, ताकि वो मतलब उस एंजाइटी से, उस चिंता से, उस तनाव से मुक्त हो सके जो उसे समस्या दे रहा है। हमारी लाइफ में बहुत बार हमें लगता है कि यार कोई समस्या नहीं है फिर भी समस्या है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो विचार घूम रहे हैं, क्योंकि आधे विचार आपके अनकॉन्शियस माइंड के हैं, आधे विचार आपके कॉन्शियस माइंड के हैं, तो वो आपको तनाव दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। तो क्या है, आपका परामर्श लेना जरूरी है किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपको किस क्षेत्र में किस तरीके की समस्या है, तो उसका निराकरण आप खुद तो करेंगे ही, लेकिन हर क्षेत्र में हर जगह परामर्श देने वाले की, सलाह देने वाले की जरूरत जरूर होगी, तभी आप किसी समस्या के निराकरण पर पहुंच सकते हैं या उसे सुलझा सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा ही देख रहे हैं कि किसी भी सिनेरियो में, किसी भी सिचुएशन में एक परामर्शदाता है, एक परामर्श प्रार्थी या ग्राही है और बीच में समस्या है, उसके निराकरण के बाद ही किसी समस्या का समाधान निकल रहा है। तो अगला अगर हम लोग देखें तो परामर्श क्या है, लंबी अवधि तक के लिए अपने प्रभाव छोड़ जाता है, यानी लंबी अवधि के लिए अपने प्रभाव। क्यों? क्योंकि इस तरीके का अगर हम परामर्श दे रहे हैं तो लाइफ टाइम चल रहा है, वो ज्यादातर काम में आएगा। क्योंकि अगर बच्चे में ये चीज डेवलप हो गई है या किसी व्यक्ति में ये चीज डेवलप हो गई है कि वो अपनी समस्या का समाधान खुद कर सके, तो आगे जब कभी वो ऐसी सिचुएशन में फंसेगा या उसके सामने ऐसी कोई समस्या आएगी तो वो उसको मतलब सॉल्व करने के लिए या उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए खुद से रेडी होगा। यानी क्या है, इसके प्रभाव लंबे होते हैं, ये अपना लंबा प्रभाव छोड़ के जाता है इस तरीके का परामर्श। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो चलिए अब हम फटाफट से सर्वग्राही को भी समझ लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे सर्वग्राही की। इसमें हमने देखा था कि जो निर्देशीय है, जो अनिर्देशीय है, उसका मिश्रण क्या कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है। यानी इसमें दोनों के मिश्रित रूप को देखा जाएगा, चाहे हम परामर्शदाता की बात करें, चाहे हम परामर्श प्रार्थी की बात करें, दोनों ही इसमें सक्रिय होंगे, दोनों ही इसमें निष्क्रिय होंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब इसके प्रतिपादक कौन थे या इसका प्रचार प्रसार किसने किया, किसने ज्यादा इसको प्रायोरिटी दी, तो वो थे थॉर्न। इसको मिश्रित रूप कहा जाता है, किसका, निर्देशीय का और अनिर्देशीय का। इस प्रक्रिया ने, यानी इस परामर्श ने बीच का मार्ग निकाला, कोई आगे कोई पीछे नहीं, कोई सेंटर में कोई गौड़ नहीं, इसने क्या किया, दोनों को स्थान दिया। ठीक है, जो परामर्श प्रार्थी है, जो परामर्श दाता है, यानी जो लेने वाला है परामर्श, जो परामर्श देने वाला है, उन दोनों को ही विशेष स्थान दिया गया। साथ में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई और बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि इसमें चाहे परामर्श दाता को अपना पक्ष रखना हो, चाहे परामर्श ग्राही को अपना पक्ष रखना हो, दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले परामर्शदाता क्या करता है, जो परामर्श लेने वाला है उसका पूरा व्यक्ति अध्ययन करेगा, उसके बाद में विधि को सिलेक्ट करेगा कि किस विधि के द्वारा हमें किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में उसकी सहायता करनी है। तो ये सारी प्रोसेस किसकी होगी, सर्वग्राही की होगी। तो इसकी विशेषताओं को भी हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली विशेषता आती है कि वस्तुनिष्ठ विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसी सिचुएशन वैसी ही परामर्शदाता जो परामर्श देने वाला है वैसी ही विधियों का इस्तेमाल करेगा कि उसे कहां पे चुप रहना है, कहां पे किस तरीके से बर्ताव करना है, कौन सी विधि, कौन से मेथड, कौन सी टेक्निक लगाएगा जिससे कि जो समस्या से ग्रसित है वो अपनी समस्या का निराकरण कर सके। साथ में अगर हम बात करें तो शुरू में परीक्षा ऐसी कुछ टेक्निक लगाई जाती हैं, हम प्रविधियों को भी समझेंगे, परामर्श की प्रविधियां क्या होती हैं उसको एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू में क्या होता है कि शुरू में परामर्शदाता कुछ ऐसी टेक्निक लगाता है, कुछ ऐसी प्रविधियों का इस्तेमाल करता है जिससे कि जो परामर्श प्रार्थी है वो अपनी सारी ही समस्याओं को सक्रियता पूर्वक बता सकता है। ठीक है, सक्रियता के साथ बता देता है जिससे कि परामर्शदाता उतने समय के लिए निष्क्रिय हो जाता है और उसकी समस्याओं को ध्यान से सुनता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, इसका मेन मोटिव क्या रहता है कि कार्य कुशलता एवं उपचार प्राप्त करने का के लिए विशेष महत्व देता है, यानी व्यक्ति किस तरीके से अपने कार्यों को कुशल कर सकता है, अपनी जो मतलब जिस भी समस्या के समाधान के लिए वो आया है उसको कितना अच्छा कर सकता है, उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकता है और कैसे उपचार दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। यहाँ पे अगर हम बात करें चौथा, तो प्रार्थी की आवश्यकता ध्यान में रखकर ही ये देखा जाता है कि उसको निर्देशीय विधि से, क्योंकि हम देख ही रहते हैं कि ये दोनों का मिक्सचर है, तो जो प्रार्थी है उसकी सिचुएशन को देखते हुए हम ये सोचेंगे कि किस विधि के द्वारा बच्चे को बताना है या किसी व्यक्ति को कोई दिशा निर्देशित देना है, निर्देशीय विधि के द्वारा या फिर अनिर्देशीय विधि के द्वारा हमें प्रार्थी को ज्यादा एक्टिव रखना है या हमें स्वयं से एक्टिव रहने की जरूरत है या दोनों के ही पक्षों को सुन के यानी मिक्स तरीके से किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। तो ये सारी बातें कहाँ आएंगी, सर्वग्राही या समन्वित परामर्श में आ जाती हैं। अब फटाफट से अब हम लोग इसकी सीमाओं को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये जो परामर्श है वो एक तरीके से अस्पष्ट है, इसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने ऐसे ही कह दिया, क्योंकि कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम कैसे कह सकते हैं कि निर्देशीय और अनिर्देशीय को हमने मिला दिया, क्योंकि हम किसी भी दो परामर्श को, किन्हीं भी दो तरीके के परामर्श को कैसे मिश्रित कर सकते हैं ना, तो ये क्या है, पूर्ण तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा अगर हम कहें तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इन दोनों को किसी भी परिस्थिति में मिक्स नहीं किया जा सकता, नहीं मिलाया जा सकता, तो ये क्या है, इसकी दूसरी लिमिटेशन है। तीसरी अगर हम बात करें तो इस बात पे भी विवाद है कि हम जो परामर्श प्रार्थी है, जो परामर्श लेने वाला है, उसको हम कितनी स्वतंत्रता दें। ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम उसे इतनी स्वतंत्रता दें या बहुत ज्यादा स्वतंत्रता दें, ये कोई नहीं लिखाया। तो इसके लिए कोई रूल्स नहीं है कि हम इतनी स्वतंत्रता देंगे तब उसकी समस्या का समाधान होगा या बहुत ज्यादा स्वतंत्रता देंगे तब उसकी समस्या का समाधान होगा। तो ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक, तो इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा कुछ अन्य भी परामर्श है, उसको भी हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग परामर्श के कुछ अन्य प्रकारों को भी देख लेते हैं जिनको हमने किस बेसिस पर डिवाइड किया है। उस क्षेत्र के नाम के आधार पर हमने परामर्श को क्या किया है, डिवाइड किया है कि जिस क्षेत्र में जैसा परामर्श दिया जा रहा है उसको हमने उस बेसिस पे, उसके नाम के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया है। वैसे तो ये किसी भी तरीके का, मतलब बहुत हो सकते हैं, जिस क्षेत्र में जैसा परामर्श दिया जाएगा हम उसको उस नाम से बुला लेंगे। जैसे कि हमने मनोवैज्ञानिक परामर्श देखा, मनोचिकित्सक परामर्श देखा, नैदानिक देखा या व्यवहारिक देखा, तो ये क्या है, ये उसी क्षेत्र की बात करते हैं। जो किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहा है तो हमने उसी के नाम के आधार पर ही हमने परामर्श को डिफाइन कर दिया है। तो कुछ और अन्य हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो उनको भी अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग एग्जाम में भी इनको अन्य परामर्श के प्रकारों के आधार पर ही क्या करेंगे, इसको लिखेंगे या एक्सप्लेनेशन आप इनकी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करें छात्र परामर्श की। छात्र परामर्श का मतलब यह है कि छात्र को शिक्षा से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या आती है तो वो किसके अंतर्गत आती है, छात्र परामर्श के अंतर्गत आती है, या हम इसको शैक्षणिक परामर्श भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ
यहाँ पे क्या है, शिक्षण संस्थानों में यानी जहां बच्चा पढ़ रहा है उससे संबंधित उसे कोई समस्या है, करिकुलम से रिलेटेड उसे कोई समस्या है, अध्ययन के तरीकों से कोई समस्या है कि वो पढ़ नहीं पा रहा है या टीचर्स उसको सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उन सभी चीजों का डिस्कशन इसमें होता है। साथ में बच्चा समायोजन नहीं कर पा रहा है यानी समायोजन नहीं कर पा रहा है अपने दोस्तों के साथ में, तो ये सभी चीजें किसके अंदर आती हैं, छात्र परामर्श के अंतर्गत आती हैं। व्यावसायिक चयन के लिए भी टीचर से परामर्श लेते हैं। तो ठीक है, यानी हम एक अगर डिफाइन करें तो क्या है, संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण की प्रक्रिया से संबंधित है क्या, छात्र परामर्श। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब अगर हम दूसरा देखें तो हमारा आता है मनोवैज्ञानिक परामर्श। मनोवैज्ञानिक परामर्श एक तरीके से हम चिकित्सीय परामर्श भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चिकित्सा से बहुत ज्यादा हद तक जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो परामर्शदाता है वो चिकित्सक का काम करता है। चिकित्सक का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि जो परामर्शदाता है, जो परामर्श देने वाला है, वो किसी भी व्यक्ति से सामान्य बातचीत करेगा और उसके अंदर जो भी कुंठा है, जो सामान्य हम कह सकते हैं जो दमित इच्छाएं हैं, वो कुछ कर नहीं पाया, मतलब करना चाहता था, लोगों ने उसे बहुत रोका, या मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में वो सामान्य बातचीत के माध्यम से क्या करेगा, संवेगों को निकालेगा। किसी व्यक्ति के जो भी इच्छाएं हैं, जो भी हम कह सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको बाहर निकालेगा और उस ही स्थिति में सुझाव देगा जैसा कि उसे मिलना चाहिए। ठीक, तो तीसरा अगर हम प्रकार देखें तो यहाँ पे आता है मनोचिकित्सीय परामर्श। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्टेंग, वो कहते हैं कि परामर्श में और मनोचिकित्सा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में गहरा संबंध है, दोनों में क्या है, समानता पाई जाती है। तो ये ऐसा कहते हैं कि अगर हम आजकल के आधार का जो जिस तरीके से आज परामर्श दिया जाता है आधुनिक समय में, उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि चिकित्सा से संबंधित हैं, मतलब जो व्यक्ति की मदद कर सकते हैं उसे ठीक करने में। ठीक है ना, तो इसीलिए क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, उसके पास समाज से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो व्यक्ति को सामाजिक समायोजन करने में सहायता प्रदान करता है किस तरीके का परामर्श, तो मनोचिकित्सीय परामर्श करता है। इतनी चीजें समझ आई होंगी आपको, इसमें आप बना बना के भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब अगर हम बात करें नैदानिक परामर्श की, तो नैदानिक परामर्श में क्या होता है, इसमें समस्याएं हैं उनका विश्लेषण किया जाता है परामर्शदाता के द्वारा, मतलब हर एक प्रोस्पेक्टिव को समझा जाता है, और साथ में जो असामान्य दशाएं हैं, जो असामान्य व्यवहार है, यानी व्यक्ति का जो वंचित व्यवहार है समाज के प्रति या किसी भी समस्या को अगर प्रकट कर रहा है परामर्श प्रार्थी, तो क्या है, परामर्शदाता द्वारा समझा जाएगा, निदान किया जाएगा कि ये क्यों परेशान है, किस तरीके की समस्या है, बाद में उसका उपचार भी परामर्शदाता द्वारा समस्या का हल बताया जाएगा, यानी बाद में उपचार बताया जाएगा। समस्या को जानने के बाद में इसमें उपचार भी, समस्या का किस तरीके से समाधान करना है वो भी बताया जाएगा, किसमें, नैदानिक परामर्श में। अब अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है, एक अभी रह गया है शायद, हाँ ये है कि नियोजन परामर्श। नियोजन परामर्श में क्या होता है, इसमें हम अपने व्यवसाय से रिलेटेड क्या करते हैं, मतलब हम कौन सा पेशा चुन सकते हैं। पेशा का मतलब है कि हम क्या काम कर सकते हैं, हम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग किस काम को करने में ज्यादा सक्षम है, या हम आगे जाके हमें उस काम में संतुष्टि मिलेगी, मतलब क्योंकि हम वही काम करते हैं ना जिस काम में हमें मजा आता है, तो उस काम को चुनने में ये नियोजन परामर्श किस पे काम करता है कि आपकी क्या एबिलिटी है उसको जानना, क्योंकि दूसरा जो परामर्शदाता है वो आपकी एबिलिटी को पहचानेगा, आपकी बातों को सुनने के बाद में, आपके विचारों को सुनने के बाद में, फिर उसके बाद वो आपको सलाह देगा कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए तो आप बेहतर कर सकते हैं, और जीवन भर आपको ज्यादातर समस्या, क्योंकि समस्या तो आएंगी लेकिन जो समस्या आएंगी उनको डील करना आपको आता होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है, हम संतुष्ट भी होंगे और अपने जो व्यवसाय होगा, कुल मिला के ये व्यवसाय से रिलेटेड है, किस तरीके से व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं। अगर आपका व्यवसाय रुका हुआ है, कोई बिजनेस आपने शुरू किया है या कोई काम शुरू किया है वो रुका हुआ है, तो उसके सिनेरियो में भी आप नियोजन परामर्श काम में आता है कि उसको कैसे आगे चलाना है, उसको कैसे डील करना है, या कोई नया व्यवसाय अगर चुनना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का परामर्श दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो एक रह गया है जिसमें हमारा आता है व्यवहारिक परामर्श। व्यवहारिक परामर्श में विवाह से संबंधित परामर्श दिए जाते हैं। जैसे कि आजकल अगर हम देखें तो लोगों की शादियां बहुत ज्यादा टूट रही हैं, और जहां तक हम बात करें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें तो ज्यादातर ये चीजें देखी जाती हैं, और इस चीज की डिमांड भी रहती है कि जो व्यवहारिक
व्यवहारिक परामर्शदाता है उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। मतलब इस सिनेरियो में जो कहते हैं ना काउंसलर जो होते हैं, यहाँ पे जो मैरिज काउंसलर होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि लोगों की शादियां टूटने तक बात आ जाती है। और अब तो अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में भी ये चीजें डेवलप हो गई हैं कि इंसान की शादी के बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, एक साथ रह नहीं सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इस सिचुएशन में उसे किसकी जरूरत होती है, तो व्यवहारिक परामर्श की जरूरत होती है कि अपने रिश्ते को कैसे चला सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। हालांकि गांव के एरियो में इतना नहीं होता है, लेकिन जो शहरीकरण हो रहा है, जो औद्योगिकीकरण हो रहा है, जो चीजें डेवलप हो रही है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके बेसिस पे लोगों की शादियां बहुत ज्यादा टूट जाती हैं। तो उस बेसिस पे क्या है, व्यवहारिक परामर्श बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी आई होप परामर्श से रिलेटेड। और इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम परामर्श से संबंधित बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। और उसमें मैं ये कोई नोट्स अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी, बट बेसिकली वो टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करवाऊं आप लोगों को तो मैं उसके प्रॉपरली जो पीडीएफ्स हैं वो वहां तक डाल सकूं और आप लोगों को पहुंचा सकूं। यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि आप टॉपिक आपको समझ आना चाहिए, और पास होने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए प्रीवियस ईयर काफी होता है, तो उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।